माया के ग्रह राहु गति के नक्षत्र अश्विनी में 2023 में जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पर यानी सभी 12 राशियों पर राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा और किस अच्छे उपाय से हम राहु से अच्छे परिणाम ले सकें। तो वीडियो कृपया अंत तक ज़रूर देखिए। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। कलयुग के राजा ग्रह राहु, जो धन, प्रसिद्धि, सफलता दिलाने वाले ग्रह हैं, अश्विनी नक्षत्र में जा रहे हैं, जो हीलिंग का और गति का नक्षत्र है। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे और क्या उपाय करने चाहिए। वीडियो को शुरू से अंत तक कुछ हिस्सों में मैंने बांट दिया है। सबसे पहले यह देखेंगे कि यह नक्षत्र परिवर्तन कब हो रहा है, कब तक रहेगा। फिर देखेंगे क्या अच्छा या क्या बुरा परिणाम मिल सकता है, सभी 12 राशियों को क्या उपाय करने चाहिए, इन पर चर्चा करेंगे। और अंत में सभी 12 राशियों का अलग अलग राशिफल बता दूंगा। तो उपाय जो हैं वो कॉमन है, इसीलिए सभी 12 राशि के राशिफल के साथ उपाय बार बार रिपीट न करके मैं आपको वीडियो के शुरू में ही उपाय विस्तार से बता दूंगा। अगर आपको सिर्फ अपना राशिफल सुनना है, उपाय नहीं जानने हैं, तो वीडियो थोड़ा आगे बढ़ाकर आप सिर्फ अपना राशिफल सुन सकते हैं। अगर आपको विस्तार से समझना है कि राहु इस नक्षत्र में क्या करते हैं, नक्षत्र क्या है, उपाय क्या करने चाहिए, तो अभी आप वीडियो देखना जारी रख सकते हैं। तो सबसे पहले कब यह नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है? 20 फरवरी 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक राहु अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। इसी दौरान 20 अप्रैल 2023 को राहु इसी नक्षत्र, इसी राशि में सूर्य ग्रहण भी करेंगे। वह भी एक महत्वपूर्ण घटना होगी। किन राशियों को और किन लोगों को इससे विशेष सावधान रहना चाहिए, उस पर मैं वीडियो के बीच बीच में बताता चलूँगा राशिफल के साथ। किन पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा? देखिए, वैसे तो सभी 12 राशि वाले प्रभावित होने वाले हैं, लेकिन जिनका भी चंद्रमा जन्म के समय में अश्विनी नक्षत्र में बैठा हो, लग्न का नक्षत्र अश्विनी है, या किसी भी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो अश्विनी नक्षत्र में बैठा है, वह विशेष प्रभावित होंगे। जिनका भी राहु ही जन्म के समय में अश्विनी नक्षत्र में बैठा है, या अभी जिनकी राहु की दशा चल रही है, या जिस ग्रह की दशा चल रही है उसके ऊपर से राहु गोचर कर रहा है, उन पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। जो लोग भी 4 नंबर वाले हैं अंक ज्योतिष के हिसाब से, यानी जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है, उन पर भी अधिक प्रभाव पड़ेगा। जिन लोगों का भी राहु से संबंधित काम है, यानी लाइजनिंग, ब्रोकरेज, कमीशन, कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, किसी तरह का ऐसा काम जिसमें राहु होता है इन्वॉल्व, उन पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। जो भी अपनी जीवन के 42वें वर्ष के आसपास हैं या पूरे कर चुके हैं, उन पर राहु का प्रभाव बढ़ जाता है, उन लोगों पर भी अधिक प्रभाव रहेगा। तो इन सब लोगों को इस बात का विशेष विचार रखना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं राहु क्या है, फिर देखेंगे अच्छा बुरा राहु हम अपनी कुंडली में कैसे जानें, यह नक्षत्र क्या है, क्या परिणाम देगा, उपाय क्या करें, और तब दशाएं सब 12 राशियों की क्या होने वाली हैं। तो पहले जानना जरूरी है राहु क्या है। राहु साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्लैनेट है, यानी विज्ञान व तकनीक का ग्रह है। राहु फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट है, भविष्य का ग्रह। विज्ञान हमेशा भविष्य की बात करता है। जो आज पा गया उससे संतुष्ट नहीं है, इसीलिए इवॉल्व होता रहता है। इसी तरह राहु भी आगे की चिंता में रहता है, अमृत की तलाश में हमेशा भटकता रहता है। इसी से वह राहु राहु बना, यानी अल्टीमेट चीज वह चाहता है। प्रोग्रेसिव प्लैनेट है, बुरा नहीं मानना चाहिए राहु को। राहु प्रोग्रेसिव थॉट दिखाता है, वेवर्ड हो जाता है तो हमें चिंताएं या कंफ्यूजन देता है। अच्छा राहु तो बहुत अच्छे परिणाम देता है। राहु संतुष्ट नहीं है, क्यों? अमृत की तलाश में है। जिस चीज के लिए उसने मेहनत की उसका हिस्सा उसे चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो वह वेश बदल लेगा, जुगाड़ लगाएगा, लेकिन वह चीज ले जरूर लेगा। इंक्विजिटिव है, जिज्ञासु है, इसीलिए इसी जिज्ञासा के कारण उसे यह बात समझ में आ गई कि जो समुद्र मंथन के पश्चात अमृत बट रहा है वह मेरे तक नहीं आने वाला है, सिर्फ देवताओं में बटेगा। तो उसने क्या किया? वेश बदल लिया, देवताओं के बीच में जाकर बैठ गया। इसलिए राहु स्ट्रॉन्ग डिजायर को रिप्रेजेंट करता है, वॉन्ट एट ऑल कॉस्ट्स, चाहिए तो चाहिए। राहु विदेश को क्यों दिखाता है? क्योंकि देवताओं के बीच में जाके बैठ गया था ना,
असुरों की सभा को छोड़कर, यानी विदेश में जाकर बैठ गया, अपने लोगों के साथ नहीं दूसरे लोगों के साथ बैठ गया जिनका स्वभाव उससे भिन्न है, जिनकी जगह उससे भिन्न है। इसीलिए अच्छे राहु की दशा में विदेश व्यापार होता है, कूटनीति के लिए बहुत अच्छा है, विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा है। जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, एस्पियोनेज का काम है, कंसल्टेंसी का काम है, एडवाइजरी का, क्योंकि बुद्धि बहुत लगाता है ना, आइडियाज़ का प्लानिट है राहु। इसलिए जो लोग भी पीआर एजेंसी में काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, मास ट्रेंड्स में जुड़े हुए हैं, या ऐसे फील्ड्स में आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति यूट्यूब का काम करना चाहता है, उसके लिए राहु की महत्वपूर्ण स्थिति बनती है। कुंडली में राहु अच्छा होगा तो वह बहुत अच्छे परिणाम देगा, सफलता और प्रसिद्धि भी देगा। अब अगर निगेटिव होगा राहु, बुरा हुआ तो क्या होगा? एंग्जाइटी देगा, इंस्टेबिलिटी देगा। एंग्जाइटी क्यों? क्योंकि उसने अमृत निकाला था समंदर से, लेकिन उसको लग रहा था मुझे मिलेगा नहीं, तो बेचैनी हो गई उसके पास, इंस्टेबिलिटी हो जाती है, यानी अपनी जगह छोड़कर वह देवताओं के बीच में जाकर बैठ गया। धुआं इसीलिए उसका सिंबल है, वह रुकता नहीं है, चलता रहता है, पागलपन तक हो जाता है बुरे राहु से, कैंसर की बीमारी तक दे देता है। इसलिए निगेटिव राहु बुरे परिणाम देता है। अपनी कुंडली में ज़रूर विचार कीजिए कि आपका राहु कैसा है। अच्छा और बुरा राहु कैसा होता है, उनके उपाय परिणाम क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, इस पर 2 वीडियोस मैंने बनाए हैं। अभी आप स्क्रीनशॉट उन वीडियोस का अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इन वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा, चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो के कंटेंट्स को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। अब जिस नक्षत्र में राहु महाराज जा रहे हैं वह क्या है, क्या करता है, उसकी थोड़ी ज़रूर चर्चा करनी चाहिए। शॉर्ट में, लंबी चर्चा नहीं करूँगा। अश्विनी नक्षत्र में जा रहे हैं। अश्विनी केतु का नक्षत्र होता है। राहु और केतु अलग अलग नहीं होते हैं, 2 ग्रह, लेकिन एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं, तो होम कमिंग बोल सकते हैं। 27 नक्षत्र भारतीय वैदिक ज्योतिष में बताए गए। अश्विनी से शुरुआत होती है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा आदि 27 नक्षत्र होते हैं। तो पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी का मतलब क्या होता है? अश्व मतलब होता है घोड़ा, अश्विनी मतलब होता है घोड़ी, इसीलिए इस नक्षत्र का सिंबल घोड़ा होता है। इस नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार हैं, यानी अश्विनी के पुत्र अश्विनी कुमार। अश्विनी यानी घोड़ी। अश्विनी कुमार किसके पुत्र हैं? सूर्य और संजना के पुत्र हैं, सूर्य देवता के पुत्र हैं, और उनकी पत्नी का नाम संजना है, जिनके यह 2 पुत्र हैं अश्विनी कुमार। 2 हैं, जुड़वा हैं, इसीलिए इन्हें अश्विनी कुमार कहा गया। घोड़े के स्वरूप में क्यों है? क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तो सूर्य और संजना दोनों घोड़े के ही रूप में थे, इसलिए यह जो ग्रह है और उसके देवता हैं, उससे इस नक्षत्र पर बहुत अधिक प्रभाव आता है इनके स्वभाव का। घोड़ा गति का प्रतीक है, इसीलिए शुरुआत को दिखाता है, इसलिए यह नक्षत्र पहला नक्षत्र है। मेष राशि में आता है ना, मेष राशि जन्म कुंडली की पहली राशि है। फायर इंजन है यह जन्म कुंडली का, यहीं से तो शुरुआत होती है। हम घोड़े पर बैठकर ही तो यात्रा शुरू करते हैं, या किसी गाड़ी पर बैठकर, तो इसलिए यह गति को दिखाता है। मेष और केतु राशि, केतु के नक्षत्र का यह अच्छा नक्षत्र माना जाता है, शुभ नक्षत्र है, यह अच्छा है, अच्छे परिणाम देता है। देखिए, घोड़ा शक्ति और साहस, स्वास्थ्य का प्रतीक है। हम कहते हैं ना इंग्लिश में हेल्दी एज हॉर्स, इसलिए यह स्वास्थ्य को भी दिखाता है। तो ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, मेडिसिन के फील्ड्स में जो लोग हैं उनके लिए यह नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अश्विनी कुमार जो हैं वह शास्त्रों में देवताओं के वैद्य बताए गए, सेलेस्टियल डॉक्टर्स, डॉक्टर्स ऑफ गॉड्स इनको कहा गया अश्विनी कुमार को। इसलिए डॉक्टर्स के लिए यह नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह देवताओं के वैद्य क्यों है? क्योंकि इनके पिता सूर्य भगवान हैं। सूर्य प्लैनेट ऑफ लाइफ एंड हीलिंग है। सूर्य तो शक्ति और स्वास्थ्य और जीवन के ही ग्रह हैं। ध्यान दीजिए, इसी नक्षत्र में सूर्य उच्च के होते हैं, यानी अपने बेटे के नक्षत्र में बैठकर सूर्य उच्च के हो जाते हैं। हालांकि नक्षत्र केतु का है जो सूर्य के शत्रु हैं, लेकिन इसके स्वामी अश्विनी कुमार हैं, इसलिए जो सूर्य उनके पिता हैं, इस नक्षत्र में उनका स्वभाव मैच करता है हीलिंग का, इसलिए अच्छा परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। अश्विनी कुमार की चर्चा बहुत जगह आती है। ऋग्वेद के पहले मंडल के 3रे सूक्त में एक ऋचा आती है वेद की, अश्विना यज्विरिषो द्रवत पाणी शुभस्पति पुरुभुजा चनस्यतम, यानी हे अश्विनी कुमारों, शीघ्रगामी घुड़सवारों, परम ऐश्वर्यशाली, यज्ञ की आहुति का भोग करें। तो यह ऋग्वेद के देवता माने गए हैं। महाभारत में भी
अश्विनी कुमारों से ही कुंती माता ने नकुल और सहदेव को प्राप्त किया था अपनी मंत्र शक्ति से। इसलिए इनकी चर्चा बहुत जगह आती है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं वैदिक समय के। अब देखिए अच्छा फिर क्या होगा, मैंने बताया था जो लोग ट्रैवल के क्षेत्रों में हैं, मेडिसिन में हैं, एक्सप्लोरर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, उन सब के लिए अच्छा है। निकोलस टेस्ला का जन्म इसी नक्षत्र में माना जाता है, जिन्होंने अल्टरनेटिंग करंट का आविष्कार किया था। इसलिए यह नक्षत्र साइंटिफिक एंडेवर्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सिर्फ यही नहीं, मुहूर्त शास्त्र में भी यह नक्षत्र अच्छा माना जाता है, क्योंकि मुहूर्त शास्त्र में देखिए लघु नक्षत्र कहा गया इसे, यानी तुरंत परिणाम देने वाला, शीघ्र परिणाम देने वाला। तो कोई नया काम शुरू करना हो, न्यू एंटरप्राइज, मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करना हो, किसी बीमारी का इलाज शुरू करना हो, दवा खाने की शुरुआत करनी हो, तो यह बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है। यह नक्षत्र फियरलेस भी है, क्योंकि राहु केतु का है ना, केतु का नक्षत्र है, राहु इसमें जा रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग का भी जन्म इसी में हुआ था। कौन थे? अमेरिका की अश्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। आई हैव ए ड्रीम, हिज फेमस कोट, बट एनीवे हम उस पर नहीं जाएंगे। तो राहु अगर आपकी कुंडली में अगर बुरा है, तब इस नक्षत्र में आने पर आपको बड़ी समस्याएं दे सकता है। राहु ईगो का प्लैनेट है, राहु कॉन्टिन्यूअस लेबर को दिखाता है, राहु एमलेसनेस को दिखाता है, तो बर्नआउट हो जाएगा इस नक्षत्र में आने के बाद। घोड़ा है ना इसका सिंबल, इस नक्षत्र का घोड़ा खड़ा सोता है, यानी जरा भी रिलैक्स नहीं करने का एटीट्यूड, कॉन्टिन्यूअस वर्कआउट करने का, यह बड़ी समस्या हो जाती है। यह नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र है, यानी 27 नक्षत्रों में अच्छा नक्षत्र गंडमूल माने जाते हैं। इनमें किसी भी ग्रह का गोचर होता है तो ग्रह कुछ समस्याएं जरूर दे देता है। अच्छा भी होगा तब भी कुछ समस्याएं जरूर देगा, इसलिए सावधान रहना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसी नक्षत्र में शनि नीच के होते हैं, तो इसलिए यह समस्याओं का भी नक्षत्र बहुत बार माना जाता है, खासतौर पर अगर कुंडली का कोई बुरा ग्रह इस नक्षत्र से गोचर करने लगे। सावधान रहिएगा, सेहत की ज़्यादा समस्याएं मिलती हैं इस नक्षत्र में आने पर। अब उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, केतु जो होता है वह हमारी प्राण शक्ति को दिखाता है। यह नक्षत्र भी प्राण को दिखाता है, क्योंकि जीवन का नक्षत्र है ना, हीलिंग का। योग शास्त्र क्या कहता है? हृदित प्राणः गुदे अपानः समानौ नाभि मंडले उदान कंठ देशे स्यात् व्यानः सर्व शरीरगः। यानी 5 तरह की वायु होती है, प्राण, उदान, अपान, व्यान और समान। प्राण वायु हृदय प्रदेश में रहती है। यह केतु जो है इसका भी निवास हृदय में माना गया है, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का कारक बताया गया। हृदय यानी हार्ट इज द फर्स्ट ऑर्गन टू डेवलप इन ए ह्यूमन एम्ब्रियो। किसी भी मानव भ्रूण में पहला जो अंग बनता है वह उसका हृदय ही होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ हृदय प्रदेश की अगर आप साधना करेंगे, शक्ति साधना, तो आपको राहु केतु के अच्छे परिणाम मिलेंगे। हृदय प्रदेश की साधना यानी अनाहत चक्र पर जहाँ प्राण का स्थान माना गया है, उस पर अपने ध्यान को ले जाइए। मंत्र क्या होगा? यम, जो यहाँ का बीज मंत्र है। यह शीघ्र व्यापिनी शक्ति को दिखाता है नक्षत्र, इसीलिए तो इस नक्षत्र में दवाई लेने को कहा गया, हीलिंग का नक्षत्र। यानी इस नक्षत्र में जो भी आप काम करेंगे वह तुरंत प्रभाव देगा, चाहे वह मंत्र साधना हो या दवा लेना हो या किसी नए काम की शुरुआत। इसलिए भी अच्छा है। एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ। यह राहु इस नक्षत्र में जा रहा है, उड़ते हुए हनुमान जी का एक चित्र आप अपने पूजा घर में लगाइए और उसकी उपासना कीजिए। बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, किसी तरह का भी राहु का उपद्रव शांत हो जाता है। 8 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, जो राहु का ही रुद्राक्ष है। यह सब उपाय करने से आपको राहु के परिणाम अच्छे मिलेंगे। अब हम 12 राशियों के राशिफल पर विचार करेंगे, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको शुरू की 6 राशियों का ही राशिफल बताऊंगा, यानी मेष से लेकर कन्या राशि तक। इसके अगले वीडियो में मैं आपको तुला से लेकर मीन राशि तक का राशिफल बता दूंगा। उसका भी लिंक इसी वीडियो के अंत में कल मैं ऐड कर दूंगा, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी दबा दें, ताकि भविष्य में जब भी मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं आपको उनकी सूचना तुरंत मिल सके। राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का मेष राशि से लेकर
कन्या राशि तक क्या परिणाम मिलेगा, इस पर एक वीडियो मैंने बनाया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको तुला राशि से लेकर मीन राशि तक राहु के नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा वह बता रहा हूं। तो तुला राशि से शुरुआत करते हैं। तुला राशि के लिए राहु का गोचर आपके 7वें भाव से हो रहा है, मेष राशि में। मेष राशि में बैठे हुए राहु 7वें भाव में व्यापार में अनिश्चितता बढ़ाते हैं। वहीं अब वह केतु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। केतु आपकी राशि के ऊपर से गोचर करते हैं। अभी केतु के नक्षत्र में बैठे हुए राहु गति को दिखाते हैं, यानी भाग दौड़ को बढ़ाएंगे। और वह अगर भाग दौड़ आप करने के लिए तैयार हैं तो यह अश्विनी नक्षत्र के राहु आपको लाभ भी देंगे। हालांकि यहाँ सूर्य ग्रहण होगा 20 अप्रैल के आसपास। सूर्य आपके इनकम के घर के मालिक हैं, 11वें भाव के, कॉन्टैक्ट्स के घर के। तो आपको अप्रैल मिड के करीब में संभल कर रहना चाहिए। अपने कॉन्टैक्ट्स से किसी तरह का विरोधाभास से बचना चाहिए। किसी तरह के फ्रिक्शन पॉइंट से आपको बच कर रहना चाहिए। बाकी यहाँ पे तुला राशि वाले लोगों के लिए राहु का यह नक्षत्र गोचर भाग दौड़ को बढ़ा रहा है, यात्राओं को दिखा रहा है। यात्राएं आपकी परिवार के साथ हो सकती हैं, क्योंकि राहु जो है केतु के साथ नक्षत्र में जब बैठेंगे, केतु और राहु का पहले और 7वें भाव का कनेक्शन बनेगा, समसप्तक योग। तो घर वालों के साथ घूमने फिरने का योग बन सकता है। यात्राएं विदेश तक भी हो सकती हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी हो सकती हैं, लेकिन गुस्से पर अपने कंट्रोल रखिए, ईगो को कंट्रोल में रखिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। राशि के ऊपर जब केतु का गोचर करे तो व्यक्ति को हमेशा धार्मिक प्रदेश की यात्रा करनी चाहिए, मंदिर की यात्रा करनी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, भगवान को सर झुकाना चाहिए। इससे राहु केतु का प्रकोप भी शांत होता है और केतु धर्म का ग्रह है, तो धर्म से रक्षा होती है। तो वीडियो के शुरू में जो मैंने कुछ उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें भी कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के लिए राहु का गोचर आपके 6ठे भाव से हो रहा है। राशि के स्वामी मंगल की ही दूसरी राशि मेष में बैठे हुए हैं। छठा राहु गोचर में अच्छे परिणाम देता है। अब वह केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। केतु आपके 12वें धर्म के घर से गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए राहु का यह गोचर अच्छे परिणाम दे रहा है। हालांकि कुछ पैसे खर्च होंगे, लेकिन वह यात्राओं में होंगे, आपकी अपनी पसंद से होंगे, धार्मिक प्रदेशों की यात्राएं होंगी, ट्रैवल्स होंगे, लीजर ट्रैवल से लेकर स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज तक सब कुछ होगा यहाँ वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। वैसे भी आपका शनि अभी चौथे भाव से गोचर कर रहा है। चौथे भाव से बैठा हुआ शनि देश तक छुड़वा देता है, तो ट्रांसफर हो सकते हैं, ट्रैवल हो सकते हैं, यह तो दिख रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि राहु के ऊपर आती है, तो वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा। बाकी वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए ढैया चल रही है। शनि हृदय में कुछ चिंताएं बढ़ा रहे हैं। राहु कंफ्यूजन के प्लैनेट है। राशि के स्वामी के ऊपर से जब गोचर करेंगे तो मन को विचलित जरूर करेंगे। तो 2-4 चीजों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। इन बातों से इनका विचार रखेंगे, मन को शांत रखेंगे, धर्म से जुड़े रहेंगे तो आपके लिए परिणाम अच्छे आएंगे। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। धनु राशि के लिए राहु का गोचर आपके 5वें घर से हो रहा है, जहां वह वहीं के स्वामी मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। यह एक राजयोग है, क्योंकि राहु कभी भी केंद्र और त्रिकोण भावों से गोचर करते हैं, और अगर वहां के स्वामी के साथ कोई संबंध बन जाए या वहां का स्वामी मजबूत स्थिति में हो गोचर में, तो वह राजयोग करते हैं। अभी जब जब मंगल यहाँ मजबूत स्थिति में आएंगे तो आपको राहु के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यानी 20 फरवरी से लेकर 20 अक्टूबर तक, जब तक राहु अश्विनी नक्षत्र में है, मंगल की स्थिति पर विचार रखिएगा। जब भी मंगल अच्छे होंगे आपका लाभ बढ़ जाएगा। वैसे भी आप लोगों की शनि की 7.5 समाप्त हो चुकी है। शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है जरूर राहु पर। संतान संबंधी कुछ चिंता हो सकती है, लेकिन जो लोग भी कंपटीशन के क्षेत्रों में हैं, पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, एजुकेशन के क्षेत्रों में हैं, उन सब के लिए यह अच्छा गोचर होगा। केतु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो स्वयं अभी आपके 11वें इनकम के घर से गोचर कर रहे हैं। इनकम के घर से गोचरता हुआ केतु अगर अच्छा हो तो आपकी इनकम को बढ़ाता है। यहाँ पैसे की इनकम बढ़ती हुई दिख रही है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, वह भी बहुत अच्छा है। खासतौर पर जो लोग भी फाइनेंस के सेक्टर्स में हैं, उनके लिए अच्छा गोचर यह कहा जाएगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। राहु का गोचर आपके चौथे घर से हो रहा है। चौथा घर
हमारे परिवार को दिखाता है, कुटुंब को दिखाता है, रहने की जगह को दिखाता है। यहाँ से किसी भी पाप ग्रह का गोचर होता है तो हमारे स्थान में परिवर्तन हो जाता है, यानी ट्रैवल और ट्रांसफर का योग देता है राहु चौथे घर में। चूंकि केतु के नक्षत्र में यह राहु बैठे हुए हैं, जो स्वयं अभी 10वें कर्म स्थान में बैठे हुए हैं, तो यह ट्रांसफर जो है वह आपका नौकरी के सिलसिले में होगा। तो किसी दूसरे शहर में ट्रांसफर होना, नौकरी में बदलाव होना, यानी किसी दूसरी कंपनी में भी ट्रांसफर होना, यह भी एक इसका परिणाम हम समझ सकते हैं। वैसे भी केतु के नक्षत्र में बैठे हैं राहु, और राहु सूर्य के साथ भी बैठे होंगे यहाँ पर 20 अप्रैल के आसपास, जब वो ग्रहण लगाएंगे। सूर्य आपके 8वें घर के स्वामी है, जहाँ से हम नौकरी के डिसरप्शंस को देखते हैं। तो अप्रैल मई के शुरुआती दिनों में और अप्रैल के 20 अप्रैल के बाद आप अपनी नौकरी में परिवर्तन को लेकर सचेत रहिएगा। खासतौर पर किसी तरह का झगड़ा किसी अपने ऑफिसर से, अधिकारी से ना करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी राहु केतु हैं आपके चौथे 10वें एक्सिस में गोचर कर रहे हैं, तो जगह का परिवर्तन, काम का परिवर्तन, यह सब चीजें दिखाई दे रही हैं। 7.5 ही आपकी चल ही रही है। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से राहु को देख ही रहे हैं, तो यहाँ बहुत सारी चीजें आपकी परिवर्तित होती हुई दिख रही हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए राहु का गोचर आपके तीसरे घर से हो रहा है, जहां आपकी राशि के स्वामी शनि की भी उन पर दृष्टि रहेगी। केतु के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो स्वयं अभी धर्म के घर में बैठे हुए, यानी 9वें घर से गोचर कर रहे हैं। राहु का तीसरा गोचर अच्छा माना जाता है, किसी नए काम की शुरुआत के लिए अच्छा है। वैसे भी कुंभ राशि के जिन लोगों की जीवन की दूसरी 7.5 चल रही है, उनके काम धंधे में परिवर्तन आ जाएगा। नौकरी करने वाले बिजनेस में, बिजनेस वाले नौकरी में या दूसरे बिजनेस में चले जाएंगे। बड़े स्तर का परिणाम परिवर्तन का यहाँ आने वाला है। राहु तीसरे घर में आते हैं, शनि की दृष्टि आती है, तो उथल पुथल तो जरूर मचाते हैं। केतु जब 9वें घर से गोचर करते हैं तो भाग्य में परिवर्तन लेकर आते हैं। तो आप लोगों के लिए परिवर्तन, परिवर्तन और परिवर्तन, चेंज होता हुआ दिख रहा है, और वह भी जीवन में बड़े स्तर पर चेंज होता हुआ दिख रहा है। यह चेंज काम के सिलसिले में अधिक है। पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखने की आपको जरूरत रहेगी, और बॉस से संबंधों पर भी सावधानी रखिएगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, वह आप चाहें तो कर सकते हैं। मीन राशि के लिए राहु का गोचर आपके दूसरे भाव से हो रहा है। दूसरे भाव में बैठा हुआ राहु पैसे का खर्च कराता है। केतु के नक्षत्र में बैठे हुए केतु स्वयं 8वें घर में बैठे हुए हैं। 8वें घर का केतु भी पैसे का नुकसान कराते हैं। तो दूसरे और 8वें भाव का जो केतु का एक्सिस आपका बन रहा है, यह धन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु जिस राशि में बैठे, मेष राशि मंगल की, वह भी तो दूसरे भाव की स्वामी है, यानी धन से उसका भी संबंध आपका जुड़ता है। और अभी आप लोगों की शनि की 7.5 भी शुरू हो चुकी है। यहाँ शनि की तीसरी दृष्टि भी राहु के ऊपर जा रही है, जो 12वें घर में बैठे हैं, खर्च के घर में। तो खर्च बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ आप लोगों का दिख रहा है। इसमें से कुछ पैसे की बर्बादी भी हो सकती है। रोग और ऋण और शत्रु के ऊपर खर्च होगा। इनसे बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप उन्हें चाहें तो कर सकते हैं। अभी आपका राशि का स्वामी बृहस्पति भी पाप कर्तरी योग में है, यानी एक तरफ से शनि है, दूसरी तरफ से राहु है, और 7.5 चल रही है। सावधान रहिएगा। अब आप स्क्रीन के ऊपर और भी वीडियोस देख रहे होंगे राहु से संबंधित। इन वीडियोस को भी देख लेंगे तो आपको राहु से संबंधित जानकारी पूरी हो जाएगी, और उनमें भी कुछ अच्छे उपाय दिए हैं, आप चाहें तो उन्हें भी कर सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।